नमस्कार, द वर्ल्ड टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक वशिष्ठ। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे सीमा पार से आए कुछ तल्ख बयानों की। इन बयानों से पाकिस्तान की नीयत और फितरत की सच्चाई एक बार फिर सामने आ गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने एक बार फिर से गरमा दिया है और आग में घी डालने का काम खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया है। नवाज शरीफ ने भारत को अप्रत्यक्ष तौर पर अपना दुश्मन करार दिया है। भारत और पाकिस्तान का नाम लेते ही एक तस्वीर जो जहन में उभरती है वो दो ऐसे देशों की है जिनकी सीमाएं तो मिलती हैं, लेकिन दिल कभी नहीं मिल पाए। शायद ही कभी 7 दिन ऐसे गुजरे होंगे जब दोनों देशों के बीच बयानबाजी न हुई हो। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच बन गया है, जब पाकिस्तान लगातार अपने देश में फैले आतंकवाद को लेकर हमें बीच में घसीटने की कोशिश कर रहा है। अब तक तो बात महज टीवी चैनल्स और छोटे स्तर तक थी, लेकिन अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जुबान पर भी कुछ ऐसे ही तल्ख बोल सजे हुए हैं। जो है वो आपस में यकजहती को फरोग देना होगा। ये वाकयात पाकिस्तान जिस तरह के वाकयात ये 3 दिन पहले ये मस्तूम का जो वाकया हुआ है, उससे पहले भी जो ऐसे वाकयात हुए, ये पाकिस्तान को ये चंद अनासर तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह तबाही की तरफ नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ क्वेटा में एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान बोल रहे थे, जहां नवाज शरीफ का सीधा निशाना भारत की ही तरफ था, या फिर यूं कहें कि दुश्मन कहकर वो भारतीय प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे थे। वही प्रधानमंत्री जिनकी मां के लिए शरीफ ने कभी पाकिस्तान से साड़ी भेजी थी। दरअसल मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान को पीओके में होने वाले चुनाव को लेकर खरी खरी सुनाई गई थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष रहील शरीफ ने भी बंटवारे का हवाला देकर कहा है कि कश्मीर उप महाद्वीपीय बंटवारे का एक अधूरा एजेंडा है, जबकि पाकिस्तान और कश्मीर को अलग नहीं किया जा सकता। रहील शरीफ का यह बयान कहीं से भी शराफत भरा नहीं है और उनकी ये बयानबाजी दोनों देशों के रिश्तों के बीच खाई को और बढ़ाने वाली ही है, जिस पर भारतीय सियासतदानों ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उनके कुछ कहने से वस्तु स्थिति थोड़ी ना बदलने वाली है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। कश्मीर और जम्मू कश्मीर का पूरा राज्य भारत का अभिन्न अंग है और जो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है, बस उसकी वापसी की बात है। पाकिस्तान को कड़ी वार्निंग देने की आवश्यकता है कि वो भारत के मामलों में दखल अंदाजी न दें, और अगर देंगे तो इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। महज बात सीमा विवाद की नहीं है। दरअसल जिस एग्रीमेंट के बल पर पाकिस्तान जुबान लंबी कर रहा है, वो चीन के साथ उसका 3000 किलोमीटर लंबा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए चीन पाकिस्तान में $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारत का सुरक्षा के लिहाज से इस प्रोजेक्ट पर ऐतराज जताना पाकिस्तान को अखर रहा है। हमें आइंदा और ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। हमने अगर इस मंसूबे को कामयाब होने, ये $46 अरब की इन्वेस्टमेंट है ये, यानी हम 1 अरब की भी साल में इन्वेस्टमेंट अगर मुल्क के अंदर आए तो हम बड़े खुश होते हैं। ये $46 अरब की इन्वेस्टमेंट है। आपको शायद ये भी पता होगा कि हिंदुस्तान ने इसका एतराज उठाया और चाइना ने उसको रिजेक्ट किया कि हम इसे जो है वो आपके एतराज को रिजेक्ट करते और हम इसे सही नहीं समझते। सीधी सी बात है, चीन महज आर्थिक फायदे के लिए पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी डील नहीं कर रहा। इसके जरिए वो भारत की सीमा के नजदीक पाकिस्तान के जरिए हम पर दबाव डालना चाहता है, जिसे पाकिस्तान शह दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंक को पोसने का काम भले ही पाकिस्तान कर रहा हो, लेकिन इन दिनों इसे ग्लोबलाइज करने की कमान इस्लामिक स्टेट नाम के उस खूंखार संगठन ने संभाल रखी है, जिसकी आतंकी फौज में दुनिया भर से भटके हुए युवा शामिल हो रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के ग्लैमराइज्ड प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर इराक और सीरिया पहुंचने वाले युवाओं में हिंदुस्तानियों की संख्या 10 से ऊपर पहुंच चुकी है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। दुनिया के सबसे खूंखार संगठनों में गिना जाने वाला इस्लामिक स्टेट धीरे धीरे भारत में अपने पांव पसारने में जुटा हुआ है। यूं तो काफी पहले से खबरें आती रही हैं कि भारतीय युवा इस्लामिक स्टेट के बहकावे में आकर उसे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने भी कहा है
कि अब तक कुल 11 हिंदुस्तानी आतंक की इस फैक्ट्री में शामिल हो चुके हैं। इन लड़ाकों में महाराष्ट्र के कल्याण से भागे वो 4 लड़के भी हैं, जिनमें से एक अरीब भारत लौट आया था और इन दिनों एनआईए की हिरासत में है। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक 11 हिंदुस्तानियों में से 5 जिहाद की लड़ाई लड़ते हुए मारे जा चुके हैं, जबकि 5 हिंदुस्तानी अब भी इस्लामिक स्टेट को अपना दीन ईमान बनाकर जिहाद की जंग लड़ रहे हैं। जिन भारतीयों की मौत इस खूनी जंग में हो चुकी है, उनमें बेंगलुरु से फैज मसूद, कल्याण से सहीम फारूक टंकी, कर्नाटक से सिमी का लीडर रह चुका अब्दुल कादिर सुल्तान अरमार और हैदराबाद से हनीफ वसीम शामिल हैं। आईबी की रिपोर्ट की माने तो इस्लामिक स्टेट की आतंकी ब्रिगेड में शामिल 5 जिंदा भारतीय दक्षिण भारत से हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट के छलावे में फंसकर वहां पहुंच चुके कई हिंदुस्तानी वापसी भी करना चाहते हैं और वो अपने परिवारों के संपर्क में हैं, लेकिन अंधेरी कायनात से वापसी का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। पहले भी जब एक भारतीय के अपने नवजात बच्चे और AK-47 के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखी थी, तब आईबी ने खुलासा किया था कि इस्लामिक स्टेट दक्षिण भारत में अपनी जमीन तलाशने में जुटा हुआ है, जिसका सबूत अल शामी अकाउंट के जरिए भी दुनिया के सामने आ चुका है। ऐसे में अब नजर उन युवाओं पर रखी जा रही है जिनके बहकने की आशंका सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं आईएसआईएस के दूसरे साथी की। इस्लामिक स्टेट से हाथ मिलाने वाला बोको हरम और खतरनाक हो चुका है। नाइजीरिया में सक्रिय इस संगठन ने मंगलवार को बम धमाकों से 50 लोगों की जान ले ली। बोको हरम का मकसद भी इस्लामिक राज्य बनाने में आईएसआईएस की मदद करना है और दिन ब दिन ये खूंखार आतंकी संगठन अपने इस नापाक मिशन को आगे बढ़ा रहा है। – 2009 से नाइजीरिया में खूनी खेल खेल रहा आतंकी संगठन बोको हरम अब और खतरनाक हो चुका है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी की इस घोषणा के बाद कि बोको हरम के आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, इस संगठन ने हमले तेज कर दिए हैं। मंगलवार को मैदुगुरी शहर के भीड़ भरे बाजार में बम धमाका करके बोको हरम ने सबको दहला कर रख दिया। धमाका व्यस्त रहने वाली मीट मार्केट में हुआ, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई। मैदुगुरी के इस बाजार में रोजाना सैकड़ों लोग खरीदारी करने आते हैं। शायद इसीलिए बोको हरम ने हमले के लिए इस जगह को चुना। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बम मार्केट में टेबल के नीचे छिपाया गया था। धमाके के बाद जहां अफरा तफरी मच गई, तो वहीं हर तरफ बिखरा हुआ सामान और खून के छींटे नजर आए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने 12 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया। 3 दिन पहले ही मैदुगुरी शहर में मस्जिद के पास आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा दिया था, जिसमें 30 लोगों की जान गई थी। नाइजीरिया को 3 दिन में 2 बार दहलाने वाले धमाकों की जिम्मेदारी इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके बोको हरम ने ली है। नाइजीरिया में साल 2009 से बोको हरम के हमलों में तेजी आई और तब से लेकर अब तक ये संगठन 20,000 ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जबकि कब्जे वाले इलाकों से 15 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। बोको हरम उत्तरी नाइजीरिया को इस्लामिक राज्य बनाना चाहता है। पश्चिमी सभ्यता का विरोधी ये संगठन यहां शरिया कानून लागू करना चाहता है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी देश की जनता को ये भरोसा देकर चुनाव जीते कि वो बोको हरम का सफाया कर देंगे, लेकिन बुहारी के लिए आतंकी घटनाओं से निपटना बड़ी चुनौती है। शुक्रवार को बुहारी ने घोषणा की थी कि बोको हरम से निपटने के लिए वो खुद राजधानी अबुजा और मैदुगुरी के मिलिट्री हेडक्वार्टर जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे, लेकिन बुहारी की इस घोषणा के बाद बोको हरम अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच बोको हरम ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नया वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए बोको हरम का कहना है कि सेना के हाथों उसकी हार की बातें झूठी हैं और जो देश उसके खिलाफ जीत का दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं।
इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खूनी खेल की कई तस्वीरें आप देख चुके हैं, जिसका मकसद है इस्लामिक राज्य की स्थापना करना। लेकिन आईएसआईएस सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहना चाहता। बगदादी का सपना है पूरी दुनिया में आतंक का राज कायम करना, जिसमें अब वो दूसरे देशों में सक्रिय आतंकी संगठनों की मदद ले रहा है। बोको हरम से आईएसआईएस पहले ही हाथ मिला चुका है और दोनों आतंकी संगठनों के हाथ मिलाने के बाद ये पहला वीडियो है जिसमें आप इस्लामिक स्टेट का काला झंडा लहराते हुए देख सकते हैं। नाइजीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन बोको हरम ने इस वीडियो के जरिए नाइजीरिया, चाड और कैमरून को ये संदेश देने की कोशिश की है कि उसकी ताकत अभी कम नहीं हुई है। बोको हरम का कहना है कि उसके खिलाफ नाइजीरिया में चलाए जा रहे सैन्य ऑपरेशन में शामिल देश झूठ बोल रहे हैं। दरअसल नाइजीरिया में बोको हरम के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में नाइजीरिया, चाड और कैमरून की सेनाएं शामिल हैं, जिनका दावा है कि उन्हें बोको हरम के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में जीत हासिल हुई है। लेकिन बोको हरम ने सेना की जीत के दावों को झूठा और बकवास बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आईएसआईएस की तरह ही इस संगठन ने पहली बार नाइजीरियाई सैनिकों की हत्या का वीडियो भी जारी किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन वीडियो की इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें बोको हरम ने नाइजीरियाई सेना का एक फाइटर जेट गिराने का दावा किया है। वीडियो में आतंकियों को जेट प्लेन के मलबे के साथ दिखाया गया है। साथ ही एक आतंकी कहता है कि नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहरों पर अब भी बोको हरम का कब्जा है और उसके हजारों लड़ाके सेना का मुकाबला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को बोको हरम ने नहीं, बल्कि उसका साथ दे रहे दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने जारी किया है। इस वीडियो से साफ है कि आईएसआईएस के संपर्क में आने के बाद न सिर्फ बोको हरम की ताकत बढ़ी है, बल्कि इस संगठन ने आईएसआईएस की तरह ही काम करना शुरू कर दिया है, ताकि नाइजीरिया और आसपास के अफ्रीकी देशों में खौफ और दहशत पैदा की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खूनी खेल के बाद अब बात करते हैं असली खेल की। ना जाने की जिद पर अड़े ब्लैटर को आखिरकार जाना ही पड़ा। फुटबॉल की दुनिया पर 17 बरस तक राज करने के बाद सेप ब्लैटर को फीफा में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब सवाल यह है कि आएगा कौन? mettrai mon mandat à disposition lors d'un congrès électif extraordinaire. पिछले 17 साल से फुटबॉल की दुनिया पर राज करने वाले ब्लैटर के इस्तीफे के इस ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फीफा में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के आरोपों के बीच ब्लैटर 5वीं बार अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वो 4 दिन बाद ही अपना पद छोड़ देंगे, इसकी उम्मीद तो ब्लैटर के विरोधियों को भी नहीं थी। Soutien de l'intégralité du monde du football, et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs, de tous ceux qui vivent, qui respirent et aiment le football autant que nous tous à la FIFA. वैसे फीफा के बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारियों के बाद भी इस्तीफे से इनकार करने वाले ब्लैटर के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में उनके करीबी माने जाने वाले जेरोम वाल का नाम सामने आना मानी जा रही है। ब्लैटर के पद छोड़ने के बाद एक खास फीफा कांग्रेस बुलाई जाएगी, जिससे कि नया अध्यक्ष चुना जाएगा। ये कांग्रेस इस साल दिसंबर से लेकर अगले साल मार्च के बीच बुलाई जा सकती है। वैसे ब्लैटर की जगह नया अध्यक्ष बनने की दौड़ में यूएफा अध्यक्ष मिशेल प्लातिनी और ब्लैटर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रिंस अली अल हुसैन का नाम सबसे आगे है। दुनिया भर के फुटबॉल एसोसिएशन ब्लैटर के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं इस इस्तीफे के बाद विवादित 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी पर सवाल खड़े हो गए हैं। किरण चोपड़ा, जी मीडिया। सेप ब्लैटर के इस्तीफे के बाद फीफा अध्यक्ष की दौड़ में भारतीय मूल के सुनील गुलाटी भी शामिल हो चुके हैं। मौजूदा समय में गुलाटी यूएस फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर हैं। इससे पहले वो 2000 से 2006 तक अमेरिकी फुटबॉल फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक इलाहाबाद में पैदा हुए गुलाटी लंबे वक्त से यूएस फुटबॉल के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
फीफा अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के दौरान गुलाटी ने ब्लैटर का विरोध किया था और जॉर्डन के प्रिंस अल बिन अल हुसैनी का समर्थन किया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर 3 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली आ चुके हैं। उन्होंने बुधवार को भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच साउथ ब्लॉक में मुलाकात हुई, जबकि इससे पहले वो प्रथम विश्व युद्ध के मेमोरियल अमर जवान ज्योति पर गए। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। उनके भारत आने का प्रमुख मकसद भारत और अमेरिका के बीच 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का नवीनीकरण है, जबकि वो भारत को इस बात के लिए भी राजी करने की कोशिश करेंगे कि वो मालाबार में होने वाले इंडो यूएस द्विपक्षीय नेवल एक्सरसाइज में जापान को भी आमंत्रित करें। बांग्लादेश की विवादित लेखिका तस्लीमा नसरीन लगातार मिल रही धमकियों के चलते अमेरिका चली गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमेशा के लिए भारत छोड़कर नहीं गई हैं और वो जब भी खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी फिर से भारत आ जाएंगी। तस्लीमा नसरीन को उन्हीं चरमपंथियों की तरफ से धमकी मिल रही थी जिन्होंने पिछले दिनों एक बांग्लादेशी ब्लॉगर की हत्या कर दी थी। गूगल के सर्च इंजन में टॉप 10 क्रिमिनल डालने पर नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है। इस पर सोशल मीडिया में जमकर वाद विवाद हो रहा है। ट्विटर पर यह भारत का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। नरेंद्र मोदी के समर्थन और विरोध दोनों में ही लोग अपनी बात रख रहे हैं। यमन में हौती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले जारी हैं। बुधवार को सऊदी अरब के नेतृत्व में किए गए हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी थे। ये हमले राजधानी सना के बाहरी इलाके में 3 घरों को निशाना बनाकर किए गए। यमन की राजधानी सना पर हौती विद्रोहियों ने इस साल की शुरुआत में कब्जा कर लिया था, जिन्हें खदेड़ने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया ने बुधवार को देश में निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के मुताबिक ये मिसाइल उत्तर कोरिया के किसी भी हिस्से को आसानी से टारगेट कर सकती है। हालांकि उत्तर कोरिया की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बताया जा रहा है कि मिसाइल की मारक क्षमता 800 किलोमीटर से ज्यादा है। इस परीक्षण के दौरान दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पार्क ग्यून हुई भी मौजूद थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यूएस फ्रीडम एक्ट से जुड़े विधेयक पर दस्तखत करके इसे कानून बना दिया है। इस कानून के तहत आम लोगों की कॉल डिटेल्स की जानकारी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के पास रहेगी, सरकार के पास नहीं। ओबामा के दस्तखत से पहले अमेरिकी सीनेट इस विधेयक को मंजूरी दे चुकी थी। इस फैसले के साथ ही सीनेट ने 9/11 के हमले के बाद बने विवादास्पद निगरानी कार्यक्रम को पलट दिया। आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिकी सरकार ने निगरानी कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत अमेरिकी नागरिकों की कॉल डिटेल्स की निगरानी की जाती थी। जानी मानी ट्रैवल वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने दुनिया के टॉप 3 ऐतिहासिक स्थलों में ताजमहल को शामिल किया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर पेरू के माचू पिच्चू और दूसरे नंबर पर कंबोडिया के अंकोर वाट को रखा गया है। और अब खबर खास उन लोगों के लिए जिन्हें कैट्स क्यूट लगती हैं। हम आपको बताते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जहां एक समय में 15 से 20 बिल्लियां एक साथ रहती हैं। क्या आप पेट्स के शौकीन हैं? क्या आपको बिल्लियां पसंद हैं? एक साथ कई बिल्लियों से खेल पाए तो? कई सारी बिल्लियों के साथ मस्ती कर पाए तो? कैट कैफे से होगा पॉसिबल। जी हाँ, एनिमल लवर्स के लिए ये है लेटेस्ट ट्रेंड जो लोगों को क्रेजी कर रहा है। देखिए, इस तरह के कैट कैफेज का चलन बढ़ रहा है। आपको कैफे के एंट्रेंस से लेकर इस जगह के कोने कोने में इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये कैट से इंस्पायर है। खास तौर पर जापान में इस तरह के कई कैफे सामने आ रहे हैं
बिल्लियों को पसंद करने वाले लोग यहाँ आते हैं और ढेर सारी प्यारी प्यारी कैट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। अब कैट्स कैफे है तो खास नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे इन कैट्स को कोई अपने घर से लाया खाना नहीं खिला सकता है। इन कैट्स को छूने से पहले हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना पड़ता है। ना ही इन्हें झप्पी दे सकते हैं और ना ही फ्लैश के साथ इनकी फोटो खींचने की यहाँ अनुमति है। खैर, जहाँ कैट कैफे कुछ समय से जापान में पॉपुलर हो रहा है, वहीं कैट्स के लिए क्रेजी फैंस की कमी दूसरे देशों में भी नहीं है। अमेरिका से लेकर साउथ अफ्रीका में भी इस तरह के कैट कैफेज हैं। जी हाँ, बिल्लियों के लिए क्रेजी लोगों के लिए ये हैं स्पेशल कैफेज। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।